नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 से विषय विज्ञान हिंदी वर्ग में तीसरा अध्याय आनुवंशिकी के संदर्भ में जो हम पढ़ रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि आनुवंशिकी जो है वो किसे कहते हैं, उससे संबंधित विभिन्न परिभाषाएं वगैरह जो है वो हमने पढ़ी थी। आनुवंशिकी में इसमें हम आनुवंशिकी का जो एक छोटा सा या प्रारंभिक हिस्सा जो है जिसे मेंडलीय आनुवंशिकी या मेंडलवाद कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से इस पाठ में। मेंडलीय आनुवंशिकी जो है वो मेंडल के द्वारा किए गए संकरण के जो प्रयोग हैं उन पर आधारित है और उन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने वंशागति के या आनुवंशिकी के 3 नियम जो हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो प्रतिपादित किए थे। उन तीनों नियमों को हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले उन नियमों को यदि हम समझें तो उससे पहले वो नियम जिन प्रयोगों पर आधारित हैं उन प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो है वो आवश्यक है। तो पहले हम उन प्रयोगों को समझेंगे, जिसमें हमें पहले जो है वो पढ़ेंगे एकल संकरण प्रयोग या एक संकरण प्रयोग। अब एक संकरण प्रयोग जो है वो किसे कहा जाता है? जब किसी जीव के एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए, एक आनुवंशिक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो संकरण का प्रयोग करवाया जाए तो उसे हम एकल संकरण प्रयोग कहते हैं। जैसे मेंडल ने 7 लक्षण जो है मटर के पादप में पाए जाने वाले उनका उन्होंने चयन किया था अपने प्रयोगों के लिए। वो 7 लक्षण जो थे उनको सारणी के रूप में आपको पहले ही बताया जा चुका है। 7 लक्षण जो थे वो पहला लक्षण था पादप की लंबाई के आधार पर उस एक आनुवंशिक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप होते हैं, एक रूप लंबा, एक रूप बोना। लक्षण एक ही है पादप की लंबाई, लेकिन उसके 2 रूप अलग अलग हैं। अब उनका आपस में संकरण करवाना, इसका मतलब एक लंबा पादप लिया, एक बोना पादप लिया, उनका आपस में प्रयोग संकरण जो है वो करवाया और इस तरह से जो प्रयोग करवाया गया वो था एक संकरण प्रयोग। किसी एक ही लक्षण को ध्यान में रखा, अन्य लक्षणों पर ध्यान ही नहीं दिया कि जनकों में या संतति में पुष्प का रंग कैसा है, फली का रंग कैसा है, बीज का रंग कैसा है, उनकी आकृति कैसी है, अन्य लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया। या फिर जैसे पुष्प के रंग को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जाए जिसके 2 विपर्यासी रूप होते हैं, बैंगनी पुष्प और सफेद पुष्प। तो एक बैंगनी पुष्प वाला पादप ले और एक सफेद पुष्प वाला पादप ले और उनके बीच में आपस में क्रॉस संकरण करवाएं या उनके बीच में आपस में पर परागण करवाएं और उनसे जो संततियां प्राप्त करें, तो वो जो प्रयोग है वो भी एकल संकरण प्रयोग कहलाएगा, क्योंकि केवल एक लक्षण को ध्यान में रख रहे हैं। तो 7 आनुवंशिक लक्षण जिनका चयन मेंडल ने किया था उनमें से किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए, चाहे कोई सा ही ध्यान में रख ले, वो प्रयोग जो है वो एकल संकरण प्रयोग कहलाता है। यहाँ पर हम जो लक्षण जो है उस जिसका चयन करेंगे या जो अपने उदाहरण के रूप में बुक में दिया हुआ है उसी को हम पढ़ेंगे, वो है पादप की लंबाई। अब पादप की लंबाई या तने की लंबाई भी इसमें हम कह सकते हैं। लंबाई के आधार पर एक पादप में 2 विपर्यासी रूप पाए जाते हैं। एक विपर्यासी रूप होता है लंबा और दूसरा विपर्यासी रूप जो होता है वो होता है बोना। इस पादप की लंबाई के लक्षण का निर्धारण जो है वो एक जीन करता है। अब इस लक्षण के 2 विपर्यासी रूप है तो इसका मतलब उस जीन के भी 2 विपर्यासी रूप होंगे। यहाँ पर लंबे लक्षण का निर्धारण करने वाला विपर्यासी रूप यानी एलिल, जिसको हम कहते हैं युग्म विकल्पी कहते हैं। जीन के रूप को हम युग्म विकल्पी या एलिल कहेंगे। तो एलिल शब्द हम यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे। किताबों में नोट्स में हो सकता है युग्म विकल्पी लिखा हुआ मिले या किसी दूसरी क्लास में आपको युग्म विकल्पी सुनने में आए, एक ही बात है, युग्म विकल्पी को ही एलिल कहते हैं। प्रयुक्त करने में थोड़ा सा आसान शब्द है, इसलिए हम युग्म विकल्पी के स्थान पर एलिल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो लंबेपन का जो विपर्यासी लक्षण है इसका एलिल है कैपिटल टी और बोनेपन का विपर्यासी लक्षण है इसका निर्धारण करता है स्मॉल टी। अब यहाँ पर इन दोनों एक जीन के ये जो 2 एलिल हैं इनकी वंशागति कैसे होती है इसको समझने के लिए मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग करवाया था। उसी प्रयोग को हम आगे यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले मेंडल ने प्रयोग का प्रारंभ जो है वो किया जनक पीढ़ी से। जनक पीढ़ी के रूप में उन्होंने 2 पादपों का चयन किया जो पृथक या अलग विपर्यासी लक्षण वाले थे। एक पादप जो है वो उन्होंने लिया लंबा और दूसरा पादप जो है वो लिया बोना। अब संकरण का प्रयोग जो करवाया जाता है तो उसमें जनक पीढ़ी हमेशा ही शुद्ध
या समयुग्मजी ली जाती है। तो जनक पीढ़ी में ये जो लंबा पादप था वो शुद्ध लंबा था, बोना पादप शुद्ध बोना था। इसका मतलब है लंबेपन के लिए जो दो एलील होंगे वो दोनों के दोनों लंबेपन वाले यानी कैपिटल टी हैं इस जनक में, और इस बोने पादप में दोनों के दोनों एलील जो हैं वो स्मॉल टी वाले हैं। अब एक जीव जब जनन करता है तो उसमें युग्मक बनते हैं। युग्मक निर्माण जब होता है तो उसमें युग्मक के अंदर इन दोनों में से यानी इस जोड़े में से एक ही एलील जाता है। अब इसमें से चाहे ये जाए तो भी युग्मक में तो कैपिटल टी पहुंचेगा, और ये जाए तो भी कैपिटल टी पहुंचेगा, यानी युग्मक तो निश्चित रूप से इस पादप में वही बनेगा जिसमें एलील कैपिटल टी है, और इस पादप में युग्मक वही बनेगा जिसमें एलील स्मॉल टी है। अब उसके बाद में अगला चरण होता है युग्मकों का संलयन। पहले युग्मक जो हैं वो बनते हैं, फिर युग्मक आपस में मिलते हैं। अब ये प्रयोग जो है वो कैसे करवाया जाता है इसको थोड़ा सा समझे। क्यारी में मटर के पादप जो है वो उगे हुए हैं। एक मटर का पादप जो है वो लंबा है, एक बोना है। इनके ऊपर बाद में फूल आ गए, पुष्प आए। पुष्प आए तो इसमें जो नर और मादा जनन अंग है वो इसमें बनेंगे। नर जनन अंग जो हैं वो होते हैं पुंकेसर, उनमें परागकण बनते हैं पौधों में। उन परागकणों में ही नर युग्मक बनते हैं, या यूं कह सकते हैं कि नर युग्मक जो है वो परागकण ही होते हैं। अब ये नर युग्मक जो है वो मान लें अपने लंबे पादप को नर के रूप में काम में लिया है, तो इस नर युग्मक में निश्चित रूप से कैपिटल टी है, और ये जो बोना पादप है इसमें निश्चित रूप से इसमें बनेगी अंड कोशिका, वो मादा युग्मक होगी। मादा युग्मक जो इसमें बना है वो हमने मान लें ये मादा युग्मक, मादा पादप बोना है, बोने पादप को मादा के रूप में काम में लिया है, तो इसमें मादा युग्मक जो बना उसमें स्मॉल टी है। अब ये परागकण जो है वो इसके ऊपर गिरेगा। संकरण या पर परागण का मतलब वही होता है, ये परागकण इसके ऊपर डाला जाए तो नर युग्मक का कैपिटल टी जो है वो मादा युग्मक के स्मॉल टी से जाकर मिलेगा, और फिर उससे युग्मनज बनेगा, और फिर भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से नया पादप बनेगा। जब हम उसको अगले साल उगाएंगे तो नया पौधा हमें मिलेगा। अब ये नया पादप जो है इसमें एलील आएंगे कौन से? सीधी सी बात है, नर से निश्चित रूप से ही कैपिटल टी आएगा, क्योंकि नर में तो है ही कैपिटल टी। जितने भी युग्मक हैं उसमें कैपिटल टी यानी लंबेपन का एलील है, और इससे जो है वो बोनेपन का एलील आया है। तो इसका मतलब इसमें एक तो युग्मक है कैपिटल टी और ये एक युग्मक है स्मॉल टी। मतलब है ये जो संतति जिसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, पहली संतानीय पीढ़ी जो है वो प्राप्त हो गई। इस F1 पीढ़ी में लंबेपन और बोनेपन दोनों के कारक एक साथ हैं। तो इनको जब उगाएं तो मेंडल ने इनका परीक्षण किया कि ये पौधे उगेंगे कैसे। तो उगने पर मेंडल ने यह पाया कि ये सारे के सारे पादप जो हैं यानी 100% पादप जो हैं वो कैसे हैं? लंबे। लेकिन निश्चित रूप से ही इसमें से एक जनक, इस संतति का एक जनक बोना पादप भी था, और बोने पादप से तो बोनेपन का एलील आ सकता है। तो इसका मतलब ये पौधा दिखने में लंबा जरूर है लेकिन इसमें बोनेपन का एलील भी है। इसका मतलब ये सारे पादप जो हैं F1 पीढ़ी के पादप वो कैसे हैं? अशुद्ध लंबे, या इनको हम संकर पादप भी कहते हैं। तो संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो संकर पीढ़ी या संकर संतति प्राप्त होगी। अब इसमें इन्होंने स्वपरागण करवाया। स्वपरागण कैसे? इन सारे पौधों को जो पहली पीढ़ी से प्राप्त किए थे उन सारे पौधों के बीज उन्होंने उगाए, सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। अब मान लें 2 बीज उन्होंने उगाए और दोनों पौधे लंबे थे। स्वपरागण का मतलब इस पादप में जो नर युग्मक बनेंगे यानी परागकण, उनको इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाला जाएगा। ये स्वपरागण कहलाता है। किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर डालें तो वो है पर परागण, इसी पादप के वर्तिकाग्र पर डाल दें तो वो क्या है? स्वपरागण। तो यहाँ पर उन्होंने स्वपरागण करवाया। अब स्वपरागण करवाया तो इसका मतलब इस पादप के युग्मक जो हैं वो इसी पादप से मिल रहे हैं। अब इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि इस पादप में युग्मक बनेंगे कैसे। तो पहले देखें नर युग्मकों को। नर युग्मक जो हैं वो जब बनेंगे तो इस पादप में युग्मक निर्माण के समय जो एलील हैं वो कौन से हैं? एक तो है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। युग्मक निर्माण के समय युग्मक में इन दो में से कोई एक युग्मक जाएगा, तो या तो इसमें जाएगा कोई एक एलील जाएगा, सॉरी युग्मक नहीं, तो युग्मक में केवल एक एलील जाएगा, तो उसमें या तो जाएगा कैपिटल टी या बने जाएगा स्मॉल टी। यानी जितने भी युग्मक बनेंगे उनमें अधों में कैपिटल टी लंबेपन का एलील, अधों में स्मॉल टी बोनेपन का एलील होगा। यानी युग्मक बनने की युग्मकों में लंबेपन और बोनेपन के एलील की 50-50% संभावनाएं हैं।
इसी तरह से मादा युग्मक जो बनेगा उसमें भी संभावना यही रहेगी, मादा युग्मक भी आधे लंबेपन वाले और आधे बोनेपन वाले एलील वाले होंगे। अब इनका परागण होगा, परागण होगा तो हो सकता है ये नर युग्मक मादा युग्मक से जाकर मिलेगा, हो सकता है ये नर युग्मक जाकर इससे मिले, या हो सकता है इससे मिले। संभावना तो दोनों में से एक ही है, 50% इससे मिलने की संभावना है, 50% इससे मिलने की संभावना है, यूं दिखा सकते हैं इनको। या हो सकता है ये युग्मक जाए नहीं, युग्मक ये जाए, और इसकी दो संभावनाएं हैं, या तो ये या फिर ये। अब इन संभावनाओं को हम एक विशेष विधि के द्वारा दर्शाते हैं जिसको शतरंज पट्टे या चेकरबोर्ड विधि कहते हैं। तो चेकरबोर्ड विधि के द्वारा युग्मक संलयन को कैसे दर्शाया जाता है, इसमें एक बोर्ड या एक स्क्वायर या एक वर्ग बना लिया जाता है, उस वर्ग में एक तरफ तो लिख देते हैं एक जनक के युग्मक, एक तरफ लिख देते हैं दूसरे जनक के युग्मक। जैसे इस जनक के युग्मक हमने यहाँ लिख दिए, 2 हैं तो 2 लिख दें, 5 हैं तो 5 लिख दें, 1 है तो 1 लिख दें। इसमें 2 तरह के युग्मक हैं तो 2 युग्मक यहाँ लिख दिए, इसमें भी 2 तरह के युग्मक हैं तो वो यहाँ लिख दिए। अब इनके बीच में जितने भी युग्मक हैं उनके बीच में लाइन खींच दें, 4 स्क्वायर बने, 4 वर्ग बने, इसका मतलब युग्मक संलयन की 4 संभावनाएं हैं। अब ये 4 संभावनाएं जो हैं वो कैसे दिखाएंगे, एक नर युग्मक से आए कैपिटल टी एलील तो मादा युग्मक से भी कैपिटल टी एलील। दूसरी संभावना में नर से आया कैपिटल टी एलील लेकिन मादा से कौन सा, स्मॉल टी एलील संतान में, ये कौन सा। तीसरी संभावना में एक से आया कैपिटल टी, एक से आया स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें पहले बाद में लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दिखने में थोड़ा सही लगे इसलिए कैपिटल टी पहले लिखते हैं, चाहे इस जनक से आए चाहे इस जनक से आए। और चौथी संभावना ये रहेगी कि दोनों ही जनकों से स्मॉल टी आए, यहां से भी स्मॉल टी, यहां से भी स्मॉल टी। ये 4 संभावनाएं बनी हैं। अब यहां देखें, ये तो इनके जीन प्ररूप हैं, जीन ये संरचना है कि इसमें एलील कौन से हैं, वो तो जीन प्ररूप होता है। लक्षण प्ररूप ये दिखने में कैसे होंगे, लंबे बोने, तो उनको देखें। तो उस स्थिति में देखें तो इसमें दोनों के दोनों एलील जो हम वो लंबेपन वाले हैं, इसलिए पादप कैसा होगा, लंबा, या इसको हम शुद्ध लंबा भी कह सकते हैं, शुद्ध जोड़ते ही तो जीन प्ररूप हो जाता है, तो ये पादप लंबा है। अब इसमें देखें एक लंबेपन का एलील है, एक बोनेपन का एलील है। F1PD में भी तो यही था, लंबेपन और बोनेपन का एलील एक साथ होते हैं तो लक्षण कौन सा आता है, लंबा, क्योंकि इस पीडी में आया था तो यहाँ पर भी यही आएगा। इसमें भी यही स्थिति है, लंबा कैपिटल टी भी है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी अपने आप को दर्शाएगा और ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबा। लेकिन इस संतति में देखें, गौर करें, इसमें दोनों के दोनों बोनेपन वाले एलील हैं, लंबेपन का एलील है ही नहीं। अब बोनेपन का एलील है तो निश्चित रूप से ये पादप जो है वो कैसा होगा, बोना, तो ये पादप जो है वो बोना प्राप्त हुआ। अब हम इनका लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात जो है वो लिखते हैं। लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप के आधार पर इनको लिखा जाता है। लक्षण के आधार पर पौधे 2 तरह के हैं, लंबा और बोना, ये 2 लक्षण प्ररूप हैं, और इनका अनुपात जो है वो क्या है, 3 तो हैं इनमें से लंबे, 1 है बोना। तो लक्षण प्ररूप अनुपात जो है F2PD का, ये यहाँ पर F2PD है, जो PDF 1PD से प्राप्त हो उसे F2PD कहते हैं। ये परिभाषाएं वगैरह हम पढ़ चुके हैं। तो F2PD जो है इसका लक्षण प्ररूप अनुपात एकल संकरण प्रयोग में कितना आता है, 3:1। और एक जीन प्ररूप अनुपात यहां नीचे दिखेगा नहीं तो यहां लिख देते हैं, जीन प्ररूप अनुपात ये इनका आता है। जीन प्ररूप जो हैं वो कौन से हैं, एक तो है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा इससे अलग जो है उसको देखें, कैपिटल टी एक तो ये है, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे अलग है तो इसको लिख दें। तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी इसके जैसा ही है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये इसमें आ गया, संख्या गिन के लिख देंगे अनुपात में। और तीसरा जो जीन प्ररूप है वो है जिसमें दोनों के दोनों स्मॉल टी हैं। ये कितने हैं इस तरह के जीन प्ररूप वाले जिसमें दोनों ही कैपिटल टी हैं, 4 में से 1। ये इस तरह के हैं 2, और ये इस तरह का भी केवल 1। तो इस तरह से ये लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात जो है वो लिख दिया। ये जो प्रयोग है वो कहलाता है एकल संकरण प्रयोग। अब इस एकल संकरण प्रयोग पर आधारित हैं मेंडल के 2 नियम। पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम,
और दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम, या इसे दूसरा नाम दिया जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब इस पाठ में ज्यादातर इनको चित्र सहित कि प्रभाविता का नियम क्या है चित्र की सहायता से समझाइए उदाहरण द्वारा, या फिर पृथक्करण का नियम क्या है चित्र की सहायता से समझाइए। तो उन दोनों में ही चाहे ये पूछें चित्र आपको ये बनाना है एकल संकरण प्रयोग का, या एकल संकरण प्रयोग को एक उदाहरण द्वारा समझाइए तो भी यही दवा। अब इसमें पहले प्रभाविता के नियम को देखें। प्रभाविता का नियम मेंडल के कुल 3 नियम हैं, उनमें से 2 नियम, पहले 2 नियम प्रभाविता और पृथक्करण का नियम, ये एकल संकरण प्रयोग पर आधारित है। तीसरा नियम उसकी हम बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र अवरोहन का नियम, क्योंकि वो द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है या द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही ध्यान में रखेंगे कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, इनको ध्यान में रखें। तो चित्र दोनों में ये बना दें, हालांकि किताब में हो सकता है प्रभाविता का नियम केवल इतने तक ही दिया हुआ हो, तो भी आप पूरा ये बना दें। अब देखें प्रभाविता का नियम है क्या। प्रभाविता के नियम को समझने के लिए इतनी सी बात जो है वो बस उससे क्लियर हो जाती है। इस चीज को हम समझेंगे, ये तो है प्रभाविता का नियम, पहला नियम, और इस चीज को समझेंगे ये है पृथक्करण का नियम। तो पहले प्रभाविता के नियम पर आते हैं। मेंडल ने जनक पीढ़ी के रूप में प्रभाविता का नियम क्या है, परिभाषा, तो पहले तो उसको ध्यान में रख लें। परिभाषा क्या है, जब F1 पीढ़ी में या किसी विषम युग्मजीव पादप में 2 अलग अलग लक्षणों वाले एलील एक साथ उपस्थित हों, अलग अलग लक्षण यानी एक लंबेपन का एक बोनेपन का, दोनों एलील अलग अलग हैं, यहाँ 2 अलग अलग एलील एक साथ हों, तो दोनों एलील अपना प्रभाव नहीं दर्शाएंगे, उनमें से केवल एक ही एलील अपने आप को अपना लक्षण प्रदर्शित करता है या अपना प्रभाव दर्शाता है, दूसरा लक्षण अपना प्रभाव प्रदर्शित ही नहीं करता। जो एलील अपना लक्षण प्रदर्शित करता है वो प्रभावी एलील कहलाता है या प्रभावी कारक कहलाता है, और जो कारक अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता वो अप्रभावी कारक कहलाता है, और ये नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो सीधी सी बात हो गई, परिभाषा में क्या आ जाएगी, जब विषम युग्मजीव स्थिति में, ये विषम युग्मजीव स्थिति है, या F1 पीढ़ी में बोल दो सरल रूप में, देखें F1 पीढ़ी में 2 अलग अलग एलील एक साथ उपस्थित हों, तो उन दोनों में से केवल एक ही एलील अपना लक्षण प्रकट करता है, दूसरा एलील अपना लक्षण प्रकट नहीं करता, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। या केवल एक ही एलील अपना प्रभाव दर्शाता है, दूसरा एलील अपना प्रभाव नहीं दर्शाता, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जो एलील अपना प्रभाव दर्शाता है उसे हम प्रभावी एलील कहते हैं, जो अपना प्रभाव नहीं दर्शाता उसे हम अप्रभावी एलील कहेंगे। प्रभावी एलील को कैपिटल में लिखा जाता है, अप्रभावी को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल T यानी लंबेपन का एलील है, ये प्रभावी है, बोनेपन का एलील अप्रभावी है। तो ये हो गया। अब इसको उदाहरण द्वारा समझाइए। तो जैसे यहाँ देखें, यहाँ पर मेंडल ने एक लंबा पादप और एक बोना पादप दोनों लिए थे, और दोनों के दोनों जनक जो थे वो शुद्ध थे अपने लक्षण के या एलील के आधार पर। बोने में केवल बोनेपन के एलील थे, लंबे पादप में केवल लंबेपन के एलील थे। अब उनका जनन करवाया है तो निश्चित सी बात है संतान में तो दोनों जनकों से एक एक एलील आता है हर लक्षण के लिए। तो इस लंबाई के लक्षण के लिए भी एक एलील जो है वो लंबेपन का आया है, एक एलील बोनेपन का आया है, और 2 एलील एक साथ हैं, फिर भी केवल लंबेपन का ही एलील अपने आप को प्रकट कर रहा है, ये अपना प्रभाव दर्शा रहा है। इसलिए लंबा लक्षण जो है वो बोने लक्षण पर क्या है, प्रभावी है। ये प्रभाविता का नियम है। सीधा ध्यान में आ गया होगा। प्रभाविता का नियम क्या है, जब 2 अलग अलग एलील एक साथ उपस्थित हों तो उनमें से केवल एक ही एलील अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, दूसरा एलील अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। जो एलील अपना प्रभाव दर्शाता है वो प्रभावी एलील, और जो नहीं दर्शाता वो अप्रभावी एलील कहलाता है। उदाहरण, मेंडल ने जब जनक पीढ़ी के रूप में एक लंबे पादप और एक शुद्ध बोने पादप के बीच में संकरण करवाया तो उन्हें F1 पीढ़ी में सभी के सभी पादप लंबे लक्षण वाले प्राप्त हुए, जबकि इस F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के एलील यानी लंबेपन और बोनेपन दोनों के एलील एक साथ उपस्थित हैं, फिर भी केवल लंबेपन का ही एलील अपना प्रभाव दर्शा रहा है, इसलिए लंबेपन का एलील जो है वो प्रभावी एलील है। ये हो गया प्रभाविता का नियम। अब इसके बाद में हम आते हैं दूसरे नियम पर,
दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब पहले देखें पृथक्करण का नियम है क्या, परिभाषा देख लेते हैं। पृथक्करण यानी पृथक होना। इसमें पहले हम समझें, परिभाषा वगैरह बाद में देखेंगे। यहां पर F1PD में मेंडल ने स्वपरागण करवाया और F1PD से उन्होंने क्या प्राप्त की, F2PD प्राप्त की। अब F1PD में जो पादप थे, स्वपरागण करवाया तो उसमें चाहे नर युग्मक बने हो या मादा युग्मक बने हो, F1PD में दोनों के दोनों एलील एक साथ थे। यानी कैपिटल T का भी एलील है, स्मॉल t का भी एलील है। अब ये एलील यानी जीन ये होते कहां पर है, केंद्रक में, यानी एक छोटे से स्थान पर होते हैं। छोटे से स्थान पर एक साथ रहते हुए भी दो अलग अलग एलील एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को खराब नहीं करते। यहां बोनेपन का प्रभाव केवल दब गया है, लेकिन यूं नहीं कि बोनेपन का एलील खराब ही हो गया या बोनेपन का ये गुण ही खत्म हो गया, एलील का गुण खत्म नहीं हुआ है। ये कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब यहां पर इनमें युग्मक बनते हैं तो युग्मक निर्माण के समय दोनों एलील जो हैं वो अलग हो जाते हैं, और जब बोनेपन के एलील को अपना प्रभाव प्रकट करने का समय मिलता है, यानी जब वो लंबेपन के एलील से पृथक होता है, यहां पृथक हुआ है क्योंकि नर युग्मक से भी स्मॉल टी आ गया, मादा युग्मक से भी स्मॉल टी आ गया। जब बोनेपन का एलील एक साथ आ जाता है, लंबेपन के एलील से अलग होता है, तो वापस अपना प्रभाव दर्शा देता है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि बोनेपन का लक्षण खत्म नहीं हुआ था, इसका गुण खत्म नहीं हुआ था। इसका गुण इसके कारण से, कैपिटल T के कारण से दब गया था, इसके साथ होने के कारण से, लेकिन इससे अलग होगा, पृथक होगा तो वापस अपने आप को यह प्रदर्शित कर देगा। यही पृथक्करण का नियम है। तो पृथक्करण का नियम क्या है, अब इसको परिभाषित करें हम। विषम युग्म की स्थिति में जब दो अलग अलग एलील एक साथ हों, या एक प्रभावी और एक अप्रभावी एलील या कारक या जीन, कोई सा भी शब्द काम में ले लो, ठीक है, हम एलील शब्द काम में ले रहे हैं। जब दो अलग अलग एलील विषम युग्म की स्थिति में या F1PD में एक साथ हों तो वे एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, और जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों शुद्ध रूप में पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंचते हैं। यानी इस युग्मक में जाएगा तो शुद्ध कैपिटल T जाएगा, इस युग्मक में आएगा तो शुद्ध स्मॉल t ही आएगा। इसमें यह शुद्ध लंबेपन का एलील है, इसमें यह शुद्ध बोनेपन का एलील है। इसलिए एक पादप जो है वो अशुद्ध हो सकता है, उसमें लंबेपन बोनेपन दोनों के एलील एक साथ हो सकते हैं, लेकिन एक युग्मक जो बनेगा ना वो तो पूरी तरह से शुद्ध ही होगा। ये युग्मक है तो शुद्ध लंबा ही है, क्योंकि इसमें शुद्ध लंबेपन का एलील है। ये युग्मक जो है वो शुद्ध बोना ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें शुद्ध बोनेपन का ही एलील है। तो युग्मक में केवल एक ही एलील होता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या हुआ, जब विषम युग्म की स्थिति में दो अलग अलग एलील एक साथ हों तो वे एक दूसरे को खराब नहीं करते, और युग्मक निर्माण के समय दोनों शुद्ध रूप में अलग हो जाते हैं, या दोनों शुद्ध रूप में पृथक होकर युग्मकों में प्रवेश करते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस प्रकार युग्मक जो हैं वो सदैव लक्षण के आधार पर या एलील के आधार पर शुद्ध होते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उदाहरण से देखें तो उदाहरण में ये पूरा का पूरा बता दें। जब एक लंबे और एक बोने पादप के बीच में संकरण करवाकर F1PD प्राप्त की गई तो इस F1PD में केवल लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ। हालांकि इनमें बोनेपन का कारक भी था, लेकिन वो अप्रभावी होने के कारण से, बोनेपन का कारक एलील की बात है, बोनेपन का कारक भी था, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो प्रभावी कारक की उपस्थिति में दब गया। वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया, लेकिन उसका लक्षण खत्म नहीं हुआ या वो संदूषित नहीं हुआ, वो खराब नहीं हुआ। और जब युग्मक निर्माण का समय आया तो युग्मक निर्माण के समय लंबेपन और बोनेपन के एलील एक दूसरे से पृथक होकर, एक दूसरे से अलग होकर, ये अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग होकर शुद्ध रूप में युग्मकों में प्रवेश करते हैं। उसी के कारण से जब युग्मकों का संलयन होता है, तब जब लंबेपन के एलील से अलग होते हैं बोनेपन के एलील और एक साथ आते हैं, या दो बोनेपन के एलील एक साथ आ जाते हैं, तो F2PD में वो फिर से अपने लक्षण को प्रकट कर देते हैं।
इसलिए F2PD में लंबे पादपों के साथ साथ बौनेपन का लक्षण जो है वो भी फिर से प्रकट हो जाता है। तो बौनेपन का लक्षण पहली पीढ़ी में गायब हो गया था, प्रभाविता के नियम से स्पष्ट किया, और वापस प्रकट हो गया F2PD में, इसको मेंडल ने पृथक्करण के नियम से स्पष्ट किया। तो ये जो है वो पृथक्करण और प्रभाविता का नियम एकल संकरण प्रयोग पर आधारित है। इसमें हम लक्षण प्ररूप अनुपात कैसे लिखते हैं? F2PD में गिन लें, F2PD में लंबे और बौने दो ही तरह के तो लक्षण है, तो लंबा और बौना ये तो लक्षण लिख दिए या लक्षण प्ररूप लिख दिए, और इनकी संख्या गिनकर लिख दिया तो वो इनका अनुपात हो गया। लंबे पौधे 3 हैं तो 3 लिख दिया, बौने पौधे 1 है तो 1 लिख दिया। अब जीन प्ररूप अनुपात जीनीय संरचना के आधार पर पादप कैसे हैं? एक पादप ऐसा है जिसमें दोनों कैपिटल टी हैं यानी शुद्ध लंबा, एक पादप ऐसा है जिसमें एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो लिख दिया। ये पादप भी ऐसा ही है इसलिए उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और एक पादप ऐसा भी है जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं। अब इनके बाद में इनकी संख्या गिनकर लिख दें, ये तो जीन प्ररूप हो गए, ये इनका अनुपात हो गया 1 2 1, शुद्ध लंबे 1, अशुद्ध लंबे 2 और शुद्ध बौना 1। इस तरह से ये एकल संकरण प्रयोग जो है उसको आज की क्लास में हमने पढ़ा, और उस पर आधारित 2 नियम जो हैं इनको हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में मेंडल का तीसरा नियम जो द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब ये वीडियो वगैरह जो है वो आपने पूरा देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपने पूरा देखा होगा। एक विशेष चीज जो है उसको आप जरूर से ध्यान में रखें। ये चीज जैसे अशोक जी जो है वो बता रहे थे कि होमवर्क वगैरह जो है वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपके होमवर्क जो है वो चेक किए जा रहे हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि जितना वीडियो वगैरह अभी तक करवाया है या जितना सिलेबस करवाया है और PDF फाइल के रूप में आपको भेजा है, होमवर्क उतना आपका किया हुआ नहीं है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान में रखें कि ये सब जो आपको करवाया जा रहा है मजबूरीवश ऑनलाइन क्लासेज जो है वो लेनी पड़ रही हैं, नहीं तो आपको उसके एवज में स्कूल में भी आना पड़ता, वहां पर भी आपको सारा काम वगैरह करना पड़ता। तो आप जो भी ये काम करें, जो पढ़ाई वगैरह करें, उसको मजबूर होकर नहीं करें, क्योंकि ये चीजें जो हैं या ये जो अध्ययन वगैरह करवाया जा रहा है वो आपकी सुविधा के लिए, आपके हित के लिए करवाया जा रहा है। इसलिए आप उसको ध्यान में रखते हुए आप समय पर अपना होमवर्क जो है वो जरूर करें। यदि आप सभी विषयों के वीडियो वगैरह देखते हो और नोट्स वगैरह को लगातार करते हो हर दिन, यदि एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर करते हो तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ये काम नहीं है। इसको यदि आप अपने पर्याप्त रूप से सही रूप से मन लगाकर 4 घंटे का भी समय देते हो, अब तो आप में समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, सुबह 2 घंटे आप काम में ले सकते हो, शाम को 2 घंटे काम में ले सकते हो, दोपहर में काम में ले सकते हो, आपके पास वक्त ही वक्त है। तो थोड़ा बहुत आप अपने मनोरंजन के रूप में खेलने वगैरह के लिए बिता सकते हैं, घर पे बैठे घर परिवार वालों से बतला भी सकते हैं। इसके अलावा साथ में आप ये जो पढ़ाई का कार्य है इसको जरूर सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि आगे अनावश्यक भार जो है वो आप पे नहीं पड़े। तो ये आपके हित के लिए जो है वो सारा काम करवाया जा रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए दबाव के रूप में नहीं लें, आप इसको अपने हित के लिए, अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ये सारा कार्य जो है वो करते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।